गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारी लास्ट क्लास किस पे थी, फिजिकल वेदरिंग पे, यानी भौतिक अपक्षय पे या भौतिक अपघटन पे थी, चट्टानों की जो वेदरिंग थी। अगर आज बात करें तो आज हमारी जो क्लास है वो है केमिकल वेदरिंग, यानी रासायनिक अपघटन जो होता है। इसमें क्या होगा, चट्टानें तो नहीं टूटेंगी, परंतु उसमें उपस्थित जो खनिज पदार्थ है वो या तो किसी चीज़ के ऐड होने से या किसी चीज़ के रिमूव होने से एक नए खनिज पदार्थ में बदल जाएंगे। जिसके आधार पर क्या होता है, खनिज पदार्थ दो भागों में बांटे जाते हैं, प्राथमिक एंड सेकंड खनिज पदार्थ। अगर बात करते हैं इसकी रासायनिक अपघटन की या रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग की, तो केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, 6 प्रोसेस चलेगी, जिसके अंदर क्या होगा, या तो कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी या फिर कुछ चीज़ें रिमूव हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि जो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, जल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो उसके आधार पर जल क्या होता है, उनमें या तो ऐड होकर नया पदार्थ बना लेगा या रिमूव होकर नया पदार्थ बना लेगा। तो इसी में पहला जो अपघटन हुआ है उसको कहते हैं जल अपघटन। जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन में क्या होता है, जो जल होता है, क्या होता है, जब हमारी जो चट्टानें होती है, चट्टानों में जो खनिज पदार्थ होता है वो जैसे जल के संपर्क में आता है, तो जल के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, जो जल होता है वो उनमें टूट के उस जो खनिज पदार्थ होता है उसमें ऐड हो जाएगा और उसकी जो रासायनिक संगठन होता है उसको परिवर्तित कर देगा। और जैसे किसी चीज़ का रासायनिक संगठन चेंज होता है, चाहे वो इम्प्रूव हो या डिक्रीज़ हो या इंक्रीज हो, कुछ भी होता हो, तो उससे क्या होगा, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो निर्बल या वीक हो जाएगा, जिससे वो आसानी से फिर दूसरे खनिज पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा या टूट के दूसरा नया खनिज पदार्थ बना देगा। अगर जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन में क्या होता है, चट्टानों में, माना कि चट्टानों में ऑर्थोक्लेज पाया जाता है, एक तरीके का खनिज पदार्थ है जो कि प्राथमिक खनिज पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। क्या है, ऑर्थोक्लेज। जब ये ऑर्थोक्लेज किसके संपर्क में आता है, जल के संपर्क में। तो कोई भी चीज़ जैसे जल के संपर्क में आती है तो जल क्या होता है, H+ और OH- आयन में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की, जैसे हम लोगों ने पीएच वाले उसमें पढ़ा था टॉपिक में, कि जो हाइड्रोजन होता है वो मृदा में क्या होता है, अम्लता बढ़ाता है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो क्या होता है, क्षारीयता बढ़ाता है। तो जब जल H+ और OH- में टूटता है तो ये जो H+ और OH है इस खनिज पदार्थ के संपर्क में आता है, और खनिज पदार्थ के संपर्क में आने के बाद ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस ऑर्थोक्लेज के पोटाश को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करके इसके स्थान पर खुद आ जाता है, और खुद आने के बाद क्या बना लेता है, अम्लीय सिलिकेट मृतिका। क्या बुलाती है, अम्लीय सिलिकेट मृतिका। अम्लीय क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई जाती है, और हाइड्रोजन क्या कर देता है, किसी भी केमिकल कंपोजिशन को अम्लीय बनाता है। सिलिकेट इसमें पाए जाने वाले सिलिका के आधार पर और मृतिका के आधार पर, और जो बचा हुआ पोटाश होता है वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ जुड़कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अगर जल अपघटन की बात करें तो अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में क्या लिखेंगे कि जो जल अपघटन में होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे चट्टानों में उपस्थित खनिज पदार्थ जल के संपर्क में आता है, तो जल के संपर्क में आने के बाद उसका जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। और ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, उसमें उपस्थित पोटाश को अपने साथ ले जाता है, और हाइड्रोजन आयन मेन खनिज पदार्थ के साथ जुड़कर उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर देता है, और परिवर्तन करके क्या करता है, एक नया पदार्थ यानी अम्लीय सिलिकेट मृतिका का निर्माण कर लेता है। अब जल अपघटन हो गया। अब बात करें जल योजन की। जल अपघटन में क्या था कि जल टूट रहा था, अब जल योजन में क्या होगा कि जल उसमें आके जुड़ जाएगा। कुछ खनिज पदार्थों में क्या होता है, ना तो जल पाया जाता है ना ही उसमें से रिमूव होता है, तो उसी आधार पर जल की उपस्थिति के आधार पर क्या होता है, इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वाले स्टेप की बात करें रासायनिक अपघटन में, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जल योजन। जल योजन यानी जल का जुड़ाव। रासायनिक अपघटन की इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब कोई भी खनिज पदार्थ जो चट्टानों में प्राथमिक खनिज पदार्थ के रूप में पाया जा रहा है, उस खनिज पदार्थ में क्या होता है, जल आकर जुड़ जाता है, और ये जल आकर जैसे ही उसमें जुड़ता है तो एक नया खनिज पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम द्वितीय खनिज पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। जिसका अगर एग्जाम्पल यानी ईजिली एग्जाम्पल देखा जाए तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट। हम सब जानते हैं कैल्शियम सल्फेट। अब इस कैल्शियम सल्फेट में जब हाइड्रोजन आयन आकर जुड़ता है, सॉरी H2 आयन आकर जुड़ता है, तो ये जुड़ने के बाद क्या बन जाता है, अपना जिप्सम बन जाता है, CH4.2H2। क्या बना, कैल्शियम सल्फेट से क्या बन गया, जिप्सम बन गया, जिसका प्रयोग हम अम्लीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विलयन की। विलयन का मतलब होता है कोई भी चीज़ घुल जाना,
अगर हम जल की बात करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, जल की उपस्थिति में होती है, यानी नमी की उपस्थिति में। जिन क्षेत्रों में नमी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उन क्षेत्रों में इनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है। अब जल के विलयन में क्या होता है कि जल क्या होता है, एक तरीके का विलायक होता है। विलायक यानी ऐसा पदार्थ जो किसी भी पदार्थ को अपने अंदर घोल सकता है। तो इसी श्रेणी में आगे देखें, रासायनिक संगठन में विलयन में क्या होगा, कोई भी खनिज पदार्थ, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में रूप में ले लिया NaCl को सबसे ईजी माना जाता है। तो जैसे कोई भी खनिज पदार्थ जल के संपर्क में आएगा तो यहाँ जल क्या करेगा, एक विलायक की अभिक्रिया करेगा, विलायक के रूप में काम आएगा। और ये विलायक के रूप में आगे क्या करेगा, इस सोडियम को अलग कर देगा और इस क्लोरीन को अलग कर देगा, और इन दोनों को अलग करके एक नए पोषक तत्वों में यानी अलग अलग पोषक तत्वों के रूप में बांट देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जल अपघटन समझ में आया। जल योजन, जल अपघटन यानी जल का टूटकर जुड़ना, जल योजन यानी कंप्लीट जल आकर जुड़ना, और विलयन मतलब जल का घुलना। अब इसी श्रेणी में नेक्स्ट आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण के लिए हम एग्जाम्पल में लेंगे फेरस ऑक्साइड का। किसका, फेरस ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड में क्या कहा गया है कि जो फेरस ऑक्साइड होता है जिसमें केवल ऑक्सीजन का एक अणु पाया जाता है, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या करता है, ये फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, एक नए उत्पाद के रूप में बदल जाता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसकी जस्ट अपोजिट होती है अपचयन। जैसा कि अपचयन के बारे में हम सब जानते हैं कि अपचयन का मतलब क्या होता है कि किसी भी उत्पाद से ऑक्सीजन का रिमूव होना या हट जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण में जैसे फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा था और क्या बना था, फेरिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में इसकी क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट में क्या होगा कि जो ऑक्सीकरण के बाद क्या बना था, फेरस ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड किस में बदल जाएगा वापस, फेरस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। तो इसमें इन तीन क्रियाओं में किसका प्रयोग हुआ था, जल का। और नेक्स्ट जो ऑक्सीकरण अपचयन है इसमें किसका प्रयोग हुआ था, ऑक्सीजन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में कार्बन का जुड़ जाना, जुड़कर एक नए उत्पाद का बनाना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण। अगर कार्बोनीकरण की बात करें तो कार्बोनीकरण की क्रिया में क्या होता है कि जैसे हमारी मृदाओं में या चट्टानों में क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी उसमें क्या पाए जाते थे, जीवांश पदार्थ पाए जाते थे। अब ये जीवांश पदार्थ क्या होंगे, सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में टूटेंगे, और टूटने के बाद क्या होगा, जब कोई भी उत्पाद टूटता है या स्टार्च या कोई भी अन्य उत्पाद टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, एक नया उत्पाद बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, तीन चीज़ बनती है। अब जो नया उत्पाद है वो किसी और काम आता है, उसमें उपस्थित जो एनर्जी होती है वो सूक्ष्म जीवाणु अपने काम में ले लेते हैं, और बची क्या होती है, CO2। अब ये CO2 क्या होती है, मृदा में ऐसे ही पड़ी होती है। जब ये CO2 जल के संपर्क में आती है तो जल के संपर्क में आकर किसका निर्माण कर लेती है, कार्बनिक अम्ल का, यानी H2CO3 का निर्माण कर लेते हैं, जिससे रासायनिक रूप से हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है, एक तरीके का अम्ल होता है जो किसी भी चीज़ को विलय कर देता है, यानी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें एक वीक कार्बनिक अम्ल के रूप में काम आता है। जब ये कार्बनिक अम्ल किसी भी अन्य उत्पाद यानी कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर किसी भी अन्य उत्पाद के रूप में उसमें संपर्क में आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, तो जब जैसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में आएगा, संपर्क में आएगा, तो आने के बाद क्या बना लेगा, ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। यानी कार्बोनीकरण में क्या होगा कि कार्बोनीकरण क्रिया में क्या होगा, जो कार्बन होता है वो जल के संपर्क में आएगा। ये कार्बन किस रूप में था यहाँ पे, CO2 के रूप में। तो ये कार्बन क्या होगा, जल के संपर्क में आएगा, और जल के संपर्क में आने के बाद किसका निर्माण कर लेगा, कार्बनिक अम्ल का। और ये जो अम्ल होता है ये क्या होता है, वीक कंपाउंड वाला होता है, निर्बल अम्ल होता है। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है, मृदा में पड़ा रहता है, और जैसे हम कोई भी अन्य उत्पाद ऐड करते हैं, जैसे कार्बन, हम लोगों ने यहाँ पे उत्पाद ऐड किया कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें ऐड किया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया, कैल्शियम कार्बोनेट के ऐड होने के बाद ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, रासायनिक अपघटन कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। रासायनिक अपघटन में क्या होता है, पहला होता है कि जिसमें जल का टूटकर किसी प्राथमिक खनिज पदार्थ के साथ जुड़कर एक नया उत्पाद बनाना। नेक्स्ट था जल योजन यानी जुड़ना। इसमें क्या हुआ कि जो जल था वो
किसी का प्राथमिक खनिज पदार्थ में जिनमें जल की अनुपस्थिति पाई जाती है उसमें जुड़ता है और जुड़कर एक नया पदार्थ बना लेता है। नेक्स्ट हमने बात की थी विलेन। विलेन का मतलब होता है घोलना, जिसमें जो जल था वो क्या हुआ, उस प्राथमिक खनिज पदार्थ के संपर्क में आया, उसको घोल के उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व थे या एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग डिवाइड कर देता है, ये होता है विलेन। नेक्स्ट हमने बात की थी ऑक्सीकरण और अपचयन की। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो दोनों चीज़ों में सेम प्रोसेस हमने यूज़ की थी कि जो फेरस ऑक्साइड था उसमें जब ऑक्सीजन बन जुड़ी तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, और जब उसी फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो उसको फेरस ऑक्साइड वापस क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट थी कार्बनीकरण, जिसमें कार्बन की उपस्थिति में क्या हुआ, कार्बन जल की उपस्थिति में आके कार्बनिक अम्ल बनता है जो बाद में कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ये होता है रासायनिक अपघटन। अब रासायनिक अपघटन के बाद हमने एक और बात की थी जैविक अपघटन की। जैविक यानी जीवों की उपस्थिति से चट्टानों का टूटना। जैविक अपघटन की बात करें तो जैविक अपघटन में पहला जो परिकार होता है वो होता है मनुष्य की उपस्थिति में या जीव जंतु की उपस्थिति में। मनुष्य की उपस्थिति में या जीव जंतु की उपस्थिति में किस प्रकार से चट्टानों का अपघटन होता है, तो उसमें कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है या हमारे जो डेवलपमेंट होते हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रेनें निकाली या सड़कें बनानी हो या हम लोगों ने क्या बोलते हैं वो कुछ भी जो विकास करना हो, तो उसमें क्या होता है पहाड़ों या चट्टानों का तोड़ के एक नई जो बनाया जाता है, धरातल बनाया जाता है। तो इस तरीके से वो जो चट्टानें क्या होती है टूटती है। जीव जंतुओं में भी इसी प्रकार से उनके संपर्क में आने से या उनकी किसी भी एक्टिविटी से क्या होती है उन चट्टानों का अपघटन होता है। नेक्स्ट इसमें था पौधों की उपस्थिति में। पौधों की उपस्थिति में कैसे कि जब आपने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं जो चट्टानों पे उगते हैं। जैसे ये पौधे चट्टानों पे उगते हैं, इनकी जड़ें क्या होती है चट्टानों के अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होती है ये जड़ें अपना आकार बढ़ाना स्टार्ट करती है, जिससे उन चट्टानों पे क्या होता है दबाव पड़ता है, जिससे उन चट्टानों में थोड़ा सा स्पेस बनने लग जाता है, जिससे उनका जो भौतिक संगठन होता है वो क्या होता है थोड़ा निर्बल या वीक हो जाता है। जब ये जो पेड़ होते हैं वो सड़ते हैं, सड़ने के बाद उनमें क्या हो जाता है वो जो जड़ें थी उन जड़ों वाला स्थान रिक्त हो जाता है, और ये रिक्त स्थान की वजह से क्या होता है चट्टानें और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जो किसी भी चाहे जल हो या वायु हो या हिमखंड हो किसी के भी संपर्क में आने से आसानी से टूट जाती है। नेक्स्ट अगर अपघटन की बात करें जैविक अपघटन में तीसरा जो अपघटन करते हैं वो होते हैं सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया, शैवाल, अपने एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब क्या करते हैं जो अपनी चट्टानें होती हैं उनमें जो पोषक पदार्थ खनिज पदार्थ होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में या अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, और उसके जब वो उनको प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है उनका रासायनिक संगठन चेंज होता है और जिससे कि चट्टानें वीक हो जाती है। इस तरीके से आपका जो चट्टानों का अपघटन वाला टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण की। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में। थैंक यू।